नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मेनली डी ब्रोगलीज़ का जो हाइपोथेसिस या थ्योरी है उस पर ही आधारित है। डी ब्रोगली जो है ये एक मतलब जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से एक यूनिक कैरेक्टर हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली की फैमिली में डी ब्रोगली मेनली जो है वो फ्रांस का फेमस जो ब्रोगली फैमिली था उससे बिलोंग करते हैं। जो लोग मेनली एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा रहते थे, मतलब इनकी फैमिली के लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल पोस्ट्स पर, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर थे। और इनका भी शुरुआती इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री पॉलिटिक्स में अच्छा था और इनकी पहली डिग्री हिस्ट्री से ही थी। तो लोग यही समझते थे कि ये भी अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ही जाएंगे। लेकिन बाद में ये फिर मैथ और फिजिक्स लेकर स्टडी किए और ये जो वेव पार्टिकल वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग जो पढ़ते हैं या वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ते हैं, ये उन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। और शायद ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिनके पीएचडी थीसिस पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यही वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी डी ब्रोगलीज थ्योरी या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या कहलाता है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जानते हैं कि वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं एकदम, ठीक ना। वेव को एकदम कंटिन्यूअस समझा जाता है और समझा जाता है कि ये स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, मतलब स्पेस में मूव करने वाला कोई एक एंटिटी है। जबकि पार्टिकल को हम लोग डिस्क्रीट समझते हैं और इसका कोई स्पेशियल, हम लोग स्पेस में कोई एक्सटेंट इसका नहीं समझते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि कभी कभी पार्टिकल जो है वो वेव की कैरेक्टर शो करने लगते हैं और कभी कभी वेव भी पार्टिकल का कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक ना। पार्टिकल वेव का कैरेक्टर और वेव पार्टिकल का कैरेक्टर शो कर सकते हैं। इस यूनिक कैरेक्टर, इस यूनिक बिहेवियर, इस स्ट्रेंज बिहेवियर को ही क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी के नाम से जानते हैं। और जो ये पार्टिकल वेव की तरह का कैरेक्टर शो करते हैं, वैसे पार्टिकल्स को हम लोग मैटर वेव के नाम से भी, मैं इस फेनोमेना को या इस तरह के नेचर को हम लोग मैटर वेव के नाम से भी जानते हैं। अब देखा जाए कि लाइट का एग्जांपल लेकर या फोटोन का एग्जांपल लेकर इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग अभी तो जो पढ़े हुए हैं उसी पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा जाए कुछ जगह है जहाँ पर लाइट को हम लोग वेव की तरह एकदम ट्रीट करते हैं, कुछ जगह है जहाँ पर पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, लाइट यानी फोटोन। जैसे देखा जाए हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये सब पढ़े हैं फिजिक्स के सेक्शंस में, वो फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में। तो वहाँ पर हम लोग लाइट को या फोटोन को एज ए वेव यूज़ किए हैं। और वही हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग सेक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर कॉम्पटन इफेक्ट आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं या फोटोन को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो यही देख रहे हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों का कैरेक्टर शो करता है, मतलब हम लोग लाइट को मैटर वेव कह सकते हैं, ठीक ना। ओके, या कह सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव पार्टिकल डुअलिटी के कैरेक्टर को फॉलो करता है। अब आ जाते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। तो 1924 में डी ब्रोगली ने अपने पीएचडी थीसिस में उन्होंने बतलाया कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं वो सभी डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब उनमें पार्टिकल भाई का भी कैरेक्टर मिलेगा और वेव का कैरेक्टर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक मूविंग पार्टिकल जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का नेचर भी शो करेगा। मूविंग पार्टिकल में पार्टिकल के साथ साथ वेव का कैरेक्टर भी एसोसिएटेड होगा, ठीक ना। वो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जनरली फोटोन वोटोन के बारे में कहा गया, लेकिन
कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया और बताया कि कोई भी थिंग अगर मूव कर रहा है, कोई भी मैटर अगर मूव कर रहा है, तो वो वेव का कैरेक्टर शो जरूर करेगा। उसके उसको मतलब हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी एक मूविंग पार्टिकल अगर मान लिया जाए कि कोई एक मोमेंटम p से मूव कर रहा है, तो उसका वेव लेंथ बताया कि वो जब मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव लेंथ एसोसिएट होगा। इस वेव लेंथ को डी ब्रॉगली वेव लेंथ कहा गया और इसको लैम्डा से लिखा गया। डी ब्रॉगली वेव लेंथ को लैम्डा से एक्सप्रेस किया गया और इसका वैल्यू हुआ h बाई पी, ठीक ना, h बाई पी। और p इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू कितना हो गया, h बाई पी, यानी h बाई एम भी, ठीक है। अब ऐसे वेव जो मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं उनको हम लोग डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से हम लोग को याद रखने की ज़रूरत है। एक, पहला कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का नेचर भी शो करेगा, और वो जो मूविंग पार्टिकल है जब वो वेव का नेचर शो कर रहा है तो उसका वेव लेंथ जो होगा वो h बाई पी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट बाई उसके मोमेंटम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब देखा जाए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए कि एक फोटोन है वो न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। देखा हम लोग पहले से जानते हैं कि E इक्वल्स टू पी सी होता है, ठीक ना, एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट किसी फोटोन के लिए। तो P इक्वल्स टू हम लोग E बाई सी लिख सकते हैं, और E का वैल्यू कितना होता है, एच न्यू होता है, तो एच न्यू बाई सी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, तो ये सी बाई लैम्डा न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है। तो हम लोग यहाँ से सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब सी बाई न्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी बाई न्यू को हम लोग लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक ना। तो P इक्वल्स टू हो गया h बाई लैम्डा। तो हम लोग अब ये वेव लेंथ ऑफ फोटोन को हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो लैम्डा इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो h बाई पी हो गया, ठीक ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ये फोटोन के साथ साथ जितने भी तरह के मटेरियल पार्टिकल हैं उनके जब वो मोशन में रहेंगे तो उनका वेव लेंथ हम लोग इस फॉर्म में लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा मोमेंटम इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ई बाई सी, ई को एच न्यू से रिप्लेस कर दिया गया। अब हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी बाई न्यू हो जाएगा। तो सी बाई न्यू को हम लोग लैम्डा से रिप्लेस कर दिए, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया एच बाई पी। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नॉर्मल एक्सप्रेशन। अब हम लोग अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग फॉर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ को देखेंगे। तो जैसे कोई एक पार्टिकल पकड़ लिया गया जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ये हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका वेलोसिटी लाइट से बहुत कम है। तो उनका वेवलेंथ हम लोग देखें अभी कि h बाई पी होता है, यानी h बाई एम भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी ई के है तो मोमेंटम को हम लोग रूट ओवर ऑफ 2m ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग एकदम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है। अब ऊपर नीचे अगर हम लोग मास से इंटू करें तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। अब ये m भी को हम लोग मोमेंटम से लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम का स्क्वायर बाई m। तो यहाँ से p स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2m ई के, और ये p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2m ई के। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब h बाई पी था, लैम्डा का वैल्यू हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख रहे हैं h बाई पी, तो p के जगह पर रूट ओवर ऑफ 2m ई के रख देंगे। तो ये फॉर्म न्यूमेरिकल के लिए बहुत
काम का है। अगर कोई नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, यानी जिसका वेलोसिटी लाइट से बहुत कम हो, तो वैसे क्वेश्चंस अगर रहे तो वहाँ पर हम लोग वेवलेंथ इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिस पर चार्ज क्यू है, उसको भी पोटेंशियल दिया गया, भी पोटेंशियल देकर एक्सेलरेट किया गया, तो उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी क्यू इनटू भी हो गया। तो ऐसे केस में अगर हम लोग का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई, देखा गया हम लोग इधर की 2m ई के हुआ तो 2m रह गया और ई के जगह पर क्यू इंटू भी चला आया। ठीक है, अब इसी केस में मान लिया जाए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कोई भी पोटेंशियल तक रेज कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी कितना लिख सकते हैं हम लोग, भी पोटेंशियल तो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा चार। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁹ भी जूल हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन को रेज करना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो ई इंटू भी हम लोग दिए, तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर ऑफ 2m ई के, तो h का वैल्यू हम लोग रख दिए 6.62 इंटू 10⁻34, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू भी होगा यहाँ पर। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.227 इंटू 10⁻9 बाई रूट भी मीटर। अब इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा हम लोग का नैनोमीटर, 1.227 बाई रूट भी नैनोमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जाए तो 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक ना, तो ये फॉर्म हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को अगर भी पोटेंशियल तक रेज करना है तो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू, ये हम लोग को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। वेवलेंथ का वैल्यू होगा 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये गया इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अगर कोई पोटेंशियल भी तक राइज किया जाए, तो ये हो गया हम लोग का नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। अब देखते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, मतलब जिनका वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। तो अगर मान लिया जाए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कोई भी एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का क्या होता है, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी या टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के पकड़ लिया गया, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी m0c² हो गया। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं एनर्जी और मोमेंटम का कि E² इक्वल्स टू होता है p² c² प्लस m0 स्क्वायर c⁴। तो E का वैल्यू यहाँ से हम लोग ये रख लिए, रूट ओवर ऑफ p² c² प्लस m0 स्क्वायर c⁴। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो इधर रूट हट जाएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख दिया गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब दोनों साइड से देखा जाए तो m0 स्क्वायर c⁴, m0 स्क्वायर c⁴ दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो p² c² इक्वल्स टू k² प्लस 2k m0 c² रह जाएगा। यहाँ से अब p² का वैल्यू निकालना है, c² से डिवाइड कर देते हैं इधर तो ये मिल जाएगा। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड रूट कर दिया जाए तो ऊपर रूट, ये नीचे c आ जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, h बाई p के जगह पर ये फॉर्म रख दिया गया। तो ये फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली दे देता है या फिर ये फॉर्म देता है। तो यहाँ हम लोग बस क्या किए हैं कि 2m0k को कॉमन ले लिए हैं, 2 रेस्ट मास और ये k जो हम लोग का रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी था तो वो कॉमन ले लिए हैं। तो देखा जाए यहाँ पर ये सब अगर 2m k रहने दिया गया, मतलब बाहर ये जो k था वो 2m0 कॉमन ले लिएंगे अगर हम लोग, तो इधर आ जाएगा k बाई
2m0c² और इधर केवल 1 रह जाएगा, ठीक ना। सी से हम लोग डिवीजन भी कर दिए, मतलब सी को पहले आउट किए हैं उसके बाद कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो 2m0 के ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के बाई 2m0c², ठीक ना। अच्छे से एक बार कॉपी पर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट का रोल क्या है। अगर मान लिया जाए प्लैंक कांस्टेंट 0 हो जाए तो जितना भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो वेवलेंथ 0 हो गया, मतलब पार्टिकल जो है, जो वेव पार्टिकल जिसको कह रहे थे वो केवल क्या करेगा, बस क्लासिकल नेचर शो करेगा, मतलब खाली पार्टिकल का कैरेक्टर शो करेगा, कोई वेव का कैरेक्टर नहीं शो करेगा, ठीक ना। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। प्लैंक्स कांस्टेंट है यानी वेव पार्टिकल दोनों का कैरेक्टर मिल रहा है। प्लैंक कांस्टेंट को अगर 0 कर देंगे तो वेवलेंथ 0 हो जाएगा, ठीक ना। वेवलेंथ 0 हो गया। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये h/p होता है, तो अगर प्लैंक कांस्टेंट को 0 कर दिया जाए तो वेवलेंथ 0 हो जाएगा। वेवलेंथ 0 हो जाएगा यानी कोई वेव का कैरेक्टर नहीं है, खाली पार्टिकल का कैरेक्टर रह जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने ये थ्योरी जो दिया था वो 1924 में दिया था, ठीक ना। और इनको नोबेल प्राइज जो है वो 1927 में शायद मिला था, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हिज लॉजिक और हिज थ्योरी। तो जो डी ब्रॉगली थ्योरी को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जो किया था वो जीपी थॉमसन ने 1926 में, और डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में किया। अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को किसी एक क्रिस्टल के एटम पर स्कैटर्ड कराया और क्रिस्टल के एटम्स पर गिराया, और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए उनको, जो एक इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए, क्या किया, आपस में सुपरपोज करके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इसमें वेव का नेचर है, वेव का कैरेक्टर ये जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है, और इस तरह से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म किया गया। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को या फिर दूसरे मैटर पार्टिकल्स के वेव नेचर को कंफर्म किया गया, ठीक ना। देखा जाए क्या है एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी है एक्सपेरिमेंट। और ये स्लाइड में इस तरह से मैं लिखा हूँ कि इसको आप लोग मतलब थ्योरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको थ्योरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम पर्पस में लिखने के लिए भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है। तो ये बगल का स्ट्रक्चर जो दिया है, जो फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बता रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ए फिलामेंट एफ बाय ए लो टेंशन बैटरी। ये फिलामेंट को हीट करके, ये लो टेंशन बैटरी से फिलामेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कराया जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर देन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन गन। अब इसके बाद हाँ, ये हाई टेंशन अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक ना। द इलेक्ट्रॉन बीम फॉल ऑन ए लार्ज सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल। अब इसको ये फाइन एक ये में एल्युमिनियम सिलेंडर के थ्रू एल्युमिनियम डायफ्राग्राम का यूज़ करके इसको हम लोग फाइन बीम में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको एक हम लोग निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द एटम्स इन द क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के एटम से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके
डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड करेंगे, ठीक ना, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड करेंगे। द डिटेक्टर कैन बी मूव टू एनी एंगल रिलेटिव टू द इंसिडेंट बीम। ये इंसिडेंट बीम के रिस्पेक्ट में ये डिटेक्टर को हम लोग इधर उधर जहाँ चाहे वो मूव करा सकते हैं, ठीक ना। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द प्राइमरी बीम, जो प्राइमरी बीम आ रहा है उसका एनर्जी, द एंगल एट विच दे रीच द टारगेट, कितना एंगल पर वो टारगेट पर रीच कर रहा है ये, एंड द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर कुड ऑल बी वेरिड, और ये डिटेक्टर का पोजीशन, इसको भी हम लोग ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एंगल हमारे हाथ में है, मतलब ये एंगल का मेजरमेंट हमारे हाथ में है, जो लाइट जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसका एनर्जी, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब को हम लोग स्टडी मतलब अपने हिसाब से इनको रेगुलेट कर सकते हैं। अब क्या किया गया कि द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज गिवन ए लो वैल्यू, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था उसको पहले लो वैल्यू दिया गया। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्रिस्टल पर नॉर्मली इंसिडेंट किया, डिटेक्टर को वेरियस पोजीशन पर रखा गया, और इंटेंसिटी जो है अलग अलग पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा कर निकल रहे थे, जो डिफ्रैक्टेड बीम था उसका इंटेंसिटी अलग अलग पोजीशन पर नोट किया गया। अब जो इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम था, जो लाइट जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा कर निकल रहा था, ये अलग अलग एंगल पर जो निकला उसका मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, और जो इंटेंसिटी था उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम जो है वो उसको प्लॉट किया गया एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द बीम एंटरिंग द डिटेक्टर। इंटेंसिटी के साथ ये जो एंगल था इंसिडेंट बीम और जो ये स्कैटर्ड होकर जा रहा था, इसको प्लॉट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, ठीक है। अब अलग अलग वोल्टेज के लिए ये सेम जो है हम लोग ग्राफ जो है सेम वेरिएशन स्टडी किया गया। यहाँ पर ये दिखाया गया है इंटेंसिटी का वेरिएशन अलग अलग वोल्टेज पर, और साथ साथ एंगल का वेरिएशन भी देखा गया है कि कैसे जो है कितना एंगल पर वो डिफ्रैक्शन हो रहा है या स्कैटरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो देखा गया कि ग्राफ पहले स्मूथ रहता है, और जैसे ही 44 वोल्ट हम लोग अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको 44 वोल्ट कहते हैं, तो एक बम्प जैसा इस तरह का एक बम जैसा देखने को मिलता है, मतलब इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज और बढ़ाते जाते हैं तो ये बम जो है और इंक्रीज करते जाता है, और देखा जाता है कि ये बम्प जो है वो 50 डिग्री एंगल पर या 54 वोल्ट पोटेंशियल पर सबसे मैक्सिमम देखने को मिलता है। यानी 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और 50 डिग्री जो एंगल पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, ये कहा जा सकता है। अब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर और बढ़ाया गया तो धीरे धीरे बम्प जो है वो गायब हो जाता है, और 68 वोल्ट पर पूरा का पूरा ये बम्प जो देखना वो गायब हो जा रहा है। यानी हम लोग के काम का जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो 54 वोल्ट है, और उस समय जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम, ये हम लोग का 50 डिग्री है। अब इन दो चीज़ों को लेकर हम लोग आगे की तरफ कैलकुलेशन किया गया। तो अगर हम लोग निकेल क्रिस्टल की बात किया जाए तो इसके एटॉमिक प्लेन के बीच का जो स्पेसिंग है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से मेजर किया जा चुका था उस समय तक, उसका वैल्यू था D इक्वल्स टू 0.091 नैनोमीटर। और हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा इंटेंस जो है रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कितने एंगल पर हो रहा है, 50 डिग्री पर। तो अगर हम लोग ये सबको ब्रैग्स प्लेन पकड़ लिया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ब्रैग्स प्लेन पर कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, देखा जाए तो ये 50 डिग्री के एंगल पर
ये हो रहा है। तो अगर हम लोग को ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से मान लिया जाए कि हम लोग 50 डिग्री माइनस कर लेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये एंगल पता चल जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 50/2 यानी 65 डिग्री हम लोग का हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया हम लोग का 65 डिग्री। देखा ये किस तरह से किया गया कि हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, यानी टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। उसमें से तो हम लोग 180 से 50 डिग्री को माइनस किया गया और एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को इजीली ये बात 65 डिग्री चला आएगा, ठीक ना। तो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया 65 डिग्री, तो इसको लेकर ही चलना है। अब हम लोग मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के लिए, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए ब्रैग्स इक्वेशन जानते हैं, जो होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर ऑर्डर 1 पकड़ लिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला जाए, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2d sin थीटा। डी का वैल्यू पता है हम लोग का, क्रिस्टल स्पेसिंग जो है एटॉमिक प्लेन के बीच का स्पेसिंग जो है 0.091 नैनोमीटर, और ये साइन 65 डिग्री ये रखेंगे तो 0.165 नैनोमीटर हो जाएगा। तो यानी 54 वोल्ट पर जो हम लोग को वेव लेंथ मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, वो 0.165 नैनोमीटर मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर या कहा जाए कि डिफ्रैक्ट होकर क्रिस्टल से जा रहा है वो। अब हम लोग डी ब्रोगलीस फॉर्मूला से उतना ही वोल्टेज पर उतना ही वोल्ट देकर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने का कोशिश किया जाए। तो डी ब्रोगली हम लोग देखे कितना 54 वोल्ट पर था, तो यानी उस समय एनर्जी कितना हो जाएगी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब लैम्डा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं h/mv, वो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ यानी h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो 2 मास का वैल्यू ये है, काइनेटिक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.166 नैनोमीटर। तो देखा गया कि वहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल कर देख रहे हैं, तो जो वेव लेंथ आ रहा है डी ब्रोगली के फॉर्मूला से, वही अगर उतना ही वोल्टेज पर अगर हम लोग वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो वो सेम ही आ रहा है। यानी जो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो डी ब्रोगलीज थ्योरी को, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक ना। तो ये गया हम लोग का डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का। एक्चुअली हम लोग के मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में वो डी ब्रोगली वेव के ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी के बारे में ले लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी देखा जाए तो ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या देते हैं कि द वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ ए वेव ग्रुप दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मूव्स इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव ग्रुप। अगर एक साथ बहुत सारे वेव जा रहे हैं तो उनका सेंटर का जो वेलोसिटी होगा या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसको Vg इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के से लिखते हैं। के को हम लोग वेव नंबर जानते हैं जिसका वैल्यू 2π/λ होता है। ओमेगा हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका वैल्यू 2πn होता है, ठीक ना। 2π न्यू फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। के को हम लोग वेव नंबर कहते हैं, ये 2π/λ होता है। अब आ जाते हैं फेज वेलोसिटी के बारे में। तो फेज वेलोसिटी क्या है कि वेव वेलोसिटी या इसको फेज वेलोसिटी दोनों के नाम से जानते हैं। और वेव इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट विच डिस्प्लेसमेंट हैविंग ए गिवन फेज मूव्स फॉरवर्ड। वेव मूव करते समय मान लीजिए कोई एक डेफिनेट
फेज जो है अ, कोई एक डेफिनिट वेव का डिस्प्लेसमेंट एक डेफिनिट फेज के साथ मूव करता है, तब उसके वेलोसिटी को हम लोग वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल वेव जितना वेलोसिटी से मूव करेगा उसी को हम लोग उसका वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी कहते हैं। इसका वैल्यू जो होता है उसको इसको जनरली वीपी से लिखते हैं। यह होता है ओमेगा बाई के बराबर। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और के जो हो गया हम लोग का वेव नंबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में रिलेशन थोड़ा सा देख लिया जाए तो के इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। हम लोग समझे लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाई के। अब फेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं वीपी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा वीपी इंटू के। तो ग्रुप वेलोसिटी हम लोग देखें कि डी ओमेगा बाई डी के होता है, तो ओमेगा को वीपी बाई के से रिप्लेस कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी के चला आएगा। अब हम लोग ये के को लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। इसको पहले हम लोग अलग करते हैं, इसका वैल्यू लैम्डा के टर्म में लिखते हैं, तब हम लोग इक्वेशन 1 पर रिटर्न आएंगे। तो ये ले लिया गया। के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा होता है। के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा दोनों जगह रख दिया गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा। अब इक्वेशन 1 में बस ये इसके जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हम लोग का रिलेशन आ गया फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो अगर मीडियम डिस्पर्सिव हो यानी जहाँ पर वेवलेंथ के साथ हम लोग का वेलोसिटी वेव का चेंज हो, यानी वो फेज वेलोसिटी चेंज हो, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन फेज वेलोसिटी का होगा। इसका कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा, अ, इसका वैल्यू कुछ नेगेटिव होगा, ठीक ना, चेंज हो रहा है कुछ नेगेटिव होगा। तो वीपी से कुछ माइनस करने के बाद वीजी आएगा, तो सो वीजी विल बी लेस देन वीपी, वीपी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक ना, ओके। और सेकेंड, अगर मीडियम नॉन डिस्पर्सिव रहे यानी हम लोग का वेव का वेलोसिटी मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेव लेंथ के साथ फेज वेलोसिटी का या वेव के वेलोसिटी का कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का वीजी और वीपी जो है सेम हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। तो दोनों वेलोसिटी हम लोग फेज वेलोसिटी देखेंगे एक बार और एक बार ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे। तो पहले फेज वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। फेज वेलोसिटी यानी भाई जिसको हम लोग वेव वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एक मैटर वेव के लिए एनर्जी जानते हैं हम लोग एच न्यू से लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब h बाई 2 पाई को हम लोग h क्रॉस से लिख सकते हैं और 2 पाई न्यू को ओमेगा से लिख सकते हैं। मोमेंटम जो होता है हम लोग जानते हैं h बाई लैम्डा होता है। इधर भी ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। h बाई 2 पाई को हम लोग h क्रॉस h कट जो भी लिखे उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स टू के होता है वेव नंबर। तो यहाँ से हम लोग को फर्स्ट एक्सप्रेशन से पता चल गया कि ओमेगा इक्वल्स टू ई बाई एच क्रॉस हो गया, और दूसरे एक्सप्रेशन से पता चल गया कि के इक्वल्स टू पी बाई एच क्रॉस हो गया। और फेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा के जगह पर ई बाई एच क्रॉस और के जगह पर पी बाई एच क्रॉस, तो एच क्रॉस कैंसिल, तो ई बाई पी हो जाएगा। ये नॉर्मल फेज वेलोसिटी का फॉर्म आया कोई भी एक मैटर वेव के लिए कि उसका एनर्जी बाई मोमेंटम। अब दो केसेस देखेंगे, एक हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, मतलब वेलोसिटी जो है लाइट से बहुत कम है, तो एनर्जी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। मोमेंटम ऐसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी बहुत कम है लाइट के रिस्पेक्ट में, वो पी मोमेंटम एम मास भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम लिख सकते हैं एम बाई भी। फेज वेलोसिटी हम लोग देखें कि ई बाई पी होता है, तो ई के जगह पर पी स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम अभी रहने दिया गया ऐसे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो पी बाई 2m हो जाएगा। अब पी के जगह पर m भी रख सकते हैं, तो m से m खत्म यानी v बाई 2 हो गया, ठीक ना। तो यानी फेज वेलोसिटी जो हो गया वो हाफ ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी का
हो गया, ये हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। अब देखते हैं रिलेटिविस्टिक केस में, अगर वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो तब तो एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं mc स्क्वायर, मोमेंटम लिख सकते हैं m भी। मान लिया जाए कि पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अब हम लोग फेज वेलोसिटी जानते हैं E बाई पी होता है, E के जगह पर mc स्क्वायर लिख सकते हैं, वो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो रिलेशन था उससे, और मोमेंटम m भी लिख सकते हैं, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर बाई, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं c बाई b बाई c। अच्छा, अब देखा जाए ये v का वैल्यू अगर बढ़ना शुरू हो तो ये v बाई c का रेशियो क्या होगा, मैं v बाई c का वैल्यू, पार्टिकल का वेलोसिटी तो लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होगा, तो v बाई c क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो यानी ये डिक्रीजिंग क्वांटिटी है, ये मतलब इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू कम है, यानी vp का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, c से ज़्यादा है, ठीक ना। v बाई c जो है वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि c इज मच ग्रेटर देन v, देन vp विल बी मच ग्रेटर देन c, vp का वैल्यू यहाँ पर c से बहुत ज़्यादा हो जाएगा या c से ज़्यादा होगा, ठीक ना। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक ना। तो यानी ऐसे फेज वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, यानी ये जो रिलेटिविस्टिक में हम लोग का जो फेज वेलोसिटी आया ये मीनिंगलेस है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं मूव कर सकता। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पार्टिकल वेलोसिटी का हाफ, और रिलेटिविस्टिक केस में कोई फेज वेलोसिटी नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो देखा जाए कि कोई एक वेव पार्टिकल के लिए हम लोग ग्रुप वेलोसिटी जानते हैं, डी ओमेगा बाई डी के लिख सकते हैं। कुछ देर पहले ही हम लोग देखे कि ओमेगा इक्वल्स टू ई बाई एच क्रॉस और के इक्वल्स टू पी बाई एच क्रॉस होता है। तो ओमेगा को रिप्लेस कर दिया गया ई बाई एच क्रॉस से, और के को रिप्लेस कर दिया पी बाई एच क्रॉस से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी ई बाई डी पी चला आएगा। अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल पहले केस में जैसे पकड़ा गया कि एम मास का कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी के साथ और पी मोमेंटम लेके मूव कर रहा है, तो एनर्जी लिख सकते हैं उसका पी स्क्वायर बाई टू एम और मोमेंटम एम भी। अब ये हम लोग ग्रुप वेलोसिटी देखे डी ई बाई डी पी होता है, तो ई के जगह पर पी स्क्वायर बाई टू एम रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो टू पी बाई टू एम आ जाएगा, पी के जगह पर एम भी रख देंगे, टू से टू कैंसिल, मास से मास कैंसिल, यानी ग्रुप वेलोसिटी जो हो जाएगा वो एकदम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, जब वेलोसिटी लाइट से बहुत कम होता। अगर वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल हो तब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 एंड पी इक्वल्स टू एम बी हम लोग ने लिया मोमेंटम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग पी के रिस्पेक्ट में, तो टू ई इंटू डी ई बाई डी पी हो जाएगा, इधर से टू पी सी स्क्वायर, सी और ये एम ये सब कांस्टेंट है, तो ये तो बेचारा जीरो हो जाएगा, इधर से सी स्क्वायर रह जाएगा। तो डी ई बाई डी पी इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोग का, टू से टू कैंसिल, पी सी स्क्वायर बाई ई चला आएगा, अब पी के जगह पर एम भी जानते हैं, सी स्क्वायर एम बी सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर ई के जगह पर एम सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर केवल m बच जाएगा, यानी ग्रुप वेलोसिटी जो है वो एकदम पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा इन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक ना। तो ये हो गया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी फॉर डी ब्रोगली वेव। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। डी ब्रोगली के कंसेप्ट का दो कॉन्सिक्वेंस हम लोग को जानना है। फर्स्ट क्या है कि बोर्स क्वांटम कंडीशन जो है हम लोग इजीली डी ब्रोगली थ्योरी से डिफाइन कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। बोर्स क्वांटम कंडीशन हम लोग जानते हैं, वही जो बोर्स थ्योरी में था कि इलेक्ट्रॉन उसी सब ऑर्बिट में रोटेट करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको बोर्स क्वांटम कंडीशन कहते हैं। तो इसको हम लोग इजीली डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से
डिफाइन कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो ये हम लोग पकड़ लिया जाए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जब ये मूव करेगा तो ये वेव का कैरेक्टर भी शो करेगा। तो वेव का कैरेक्टर शो करेगा तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट उसका वेव पैटर्न, वेव फॉर्म दिखाए हुए हैं, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को उसका वेव लेंथ कहते हैं, ठीक ना। तो ये वेव लेंथ की बात आ गई, ये रेडियस की बात आ गई। अब कैसे डेराइव करेंगे, तो बोर्स का क्वांटम कंडीशन डेराइव करने के लिए हम लोग दो अजम्पशंस करेंगे। फर्स्ट क्या, कि इलेक्ट्रॉन जब कोई एक ऑर्बिट में रोटेट करेगा, जिसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा और उसका वेव लेंथ डी ब्रोगलीज थ्योरी के हिसाब से कितना होगा, h/mv होगा। और सेकंड क्या होगा कि जिस ऑर्बिट में वो रोटेट करेगा वहाँ पर आ, मतलब जो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना होगा, वो वेव लेंथ के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं अगर रेडियस आर एन पकड़ते हैं या रेडियस मान लीजिए आर पकड़ लिया गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक रोटेशन में, तो 2πr होगा। इसको हम लोग अगर ये वेव के लिए पकड़ रहे हैं तो वेव, एक वेव बनने के लिए कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा, दूसरा के लिए तब 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि हम लोग का एन वेव बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू लैम्डा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ टोटल डिस्टेंस, और ये हो जाएगा हम लोग का इन टर्म्स ऑफ रेडियस टोटल डिस्टेंस, ठीक। तो एन वेव बन रहा है, हम लोग रेडियस को भी एन वेव के लिए जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका रेडियस हम लोग आर एन पकड़ ले रहे हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस वेव लेंथ के टर्म में कितना हो जाएगा, 2πr n पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू लैम्डा, ठीक है। ये क्लियर है ना। पेरीमीटर हम लोग जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा यानी पेरीमीटर के बराबर कवर करेगा, तो उसको 2πr n से लिख सकते हैं, 2πr लिखते हैं, 2πr n लिख दिया गया। और वेव के फॉर्म में पकड़ रहे हैं तब भी डिस्टेंस कितना, इधर लैम्डा के फॉर्म में मेजर करना है। तो अगर एन वेव बन रहा है ये एक रोटेशन करने में, तो एन इंटू लैम्डा लिख सकते हैं अगर एन वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो, ठीक ना। तो 2πr n इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया। और फर्स्ट एजम्पशन हम लोग का था कि वो डी ब्रोगलीज थ्योरी को फॉलो कर रहा है, यानी उसका वेव लेंथ जो है h/mv होगा। अब क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू इधर पुट करने का कोशिश करते हैं। तो देखा जाए 2πr n इक्वल्स टू एन इंटू h/mv हो गया। अब यहाँ से एम भी को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एन, 2π को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो एम भी आर एन इक्वल्स टू एन h/2π हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम भी आर होता है। हम लोग जानते हैं एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर और ओमेगा इक्वल्स टू भी बाई आर होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम भी आर। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन h/2π, यही हम लोग का बोर्स क्वांटम कंडीशन हो गया, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान है, हम लोग को क्या करना है, बस ये दो एजम्पशंस करने हैं। दो एजम्पशंस मतलब पहला हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से ही डिराइव कर रहे हैं, तो डी ब्रोगलीज थ्योरी से डिराइव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा, यानी उसका एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। दूसरा डिस्टेंस एकदम प्योर मैथमेटिक्स है, डिस्टेंस या पेरीमीटर जो होगा वो 2πr होता है। वो अगर एन वेव बन रहा है तो एन लैम्डा के बराबर रख लिया गया और लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर दिया गया, बस हो गया। अब दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरा केस जो है हम लोग का कंसिक्वेंस ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वो है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल का। ये हम लोग आगे जब देखेंगे अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का, वहाँ भी ये देखेंगे कि हम ये कंडीशन डेराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत ही यूज़ है। तो उसके पहले भी हम लोग ये
मतलब सिंपल डी ब्रोगलीज थ्योरी से कोई एक पार्टिकल अगर मान लिया जाए, एक एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसके इस वॉल से इस वॉल के बीच में मूव कर रहा है, टू एंड फ्रॉम मूव कर रहा है इस वॉल से इस वॉल के बीच में, तो उसका हम लोग एनर्जी इजीली डिराइव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगलीज थ्योरी। तो ये जब पार्टिकल इस वॉल से इस वॉल की तरफ मूव कर रहा है, इसका अच्छा ये दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस हम लोग ए पकड़ लेते हैं, रिजिड वॉल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये लोग क्या करेंगे, वेव का कैरेक्टर शो करेंगे, ये पार्टिकल जो है वो वेव का कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका जो वेव लेंथ है उसको डी ब्रोगली वेव लेंथ के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा बाई एच पी के थ्रू। अब अगर मान लिया जाए कि दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस ए था, तो हम लोग वो डिस्टेंस को ये वेव लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाफ वेव लेंथ ले लेते हैं, तो मतलब जो वेव है उसका हाफ हाफ पार्ट करके हम लोग एन इंटू, मान लिया गया कि एन नंबर ऑफ हाफ वेव बन रहे हैं, तो एन इंटू लैम्डा बाई टू हम लोग ले सकते हैं, एन इंटू लैम्डा बाई टू के फॉर्म में डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक ना। ओके, पूरा टोटल डिस्टेंस जो ए था इसमें मान लिया जाए कि एन नंबर ऑफ हाफ वेव बने हैं, तो हाफ वेव के लिए डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू, तो एन इंटू लैम्डा बाई टू कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि हम लोग ये जो लैम्डा का वैल्यू आया इधर पुट कर देंगे, तो ये एच बाई टू पी हो जाएगा। अब यहाँ से P इक्वल्स टू हो गया एन एच बाई टू ए। अब एनर्जी हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम होता है, तो वन बाई टू एम रहने दिया, P के जगह पर एन एच बाई टू ए का स्क्वायर कर दिया गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एट एम ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। इसी को अगर वेव ये हम लोग एच क्रॉस के फॉर्म में, एच क्रॉस यानी एच बाई टू पाई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहे, मतलब वही एच क्रॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन हम लोग को मतलब ये एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स सबसे सिंपल तरीके से हम लोग डी ब्रोगलीज थ्योरी के द्वारा डिराइव कर सकता है, ज़्यादा हम पर ज़्यादा झंझट नहीं है, मतलब वेवलेंथ निकाल लिया, डिस्टेंस को लैम्डा बाई टू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लैम्डा को रिप्लेस कर दिया एच बाई पी से, तो यहाँ से मोमेंटम चला आएगा, अब एनर्जी पी स्क्वायर बाई टू एम होता है, ये रख देंगे तो हम लोग को ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को डी ब्रोगलीज थ्योरी के बारे में बेसिक बातें पढ़नी थी, जहाँ पर हम लोग डी ब्रोगली थ्योरी पढ़ें, उसके बाद उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ें, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों देखें, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें, फिर वो डी ब्रोगली जो मैटर वेव है उनका ग्रुप और फेज वेलोसिटी हम लोग देखें कि किस तरह से वो पार्टिकल वेलोसिटी से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखें, यानी डी ब्रोगली थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें हम लोग, देन हम लोग जाने कि कहाँ डी ब्रोगली थ्योरी से क्या क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये हम लोग को डी ब्रोगलीज थ्योरी के बारे में कुछ बातें पढ़नी थी। अगले लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगलीज थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सबको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली जो भी एग्ज़ाम रहे उसमें डी ब्रोगलीज थ्योरी से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में, ठीक ना। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ, और उसके बाद हम लोग वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।